गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम एलिजी के बारे में पढ़ रहे थे, उसके रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा हमने, क्लासिसिज्म के बारे में पढ़ा, एलिजी पोएम भी पढ़ ली, सब पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि ग्रे की एलिजी में जो रोमांटिसिज्म है, जो रोमांटिक एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से कवर कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द क्लासिकल एलिमेंट्स और रोमांटिक एलिमेंट इन ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो इस प्रकार के आंसर के लिए हम तैयार हो जाएं। क्लासिकल एलिमेंट्स मैंने बहुत सारे बताए थे, रोमांटिक एलिमेंट अभी कम ही बताए गए थे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग स्लाइड पे भी देख रहे हैं कि रोमांटिसिज्म के लिए कहा गया है। वैसे तो देखिए, कहा जाता है, हमारे पास एक कहावत है, क्लासिकल इज क्योर और हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, अर्थात बीमारी। अब बात करते हैं हम, इसमें जो डेफिनेशन आ रही है, देखिए एक्चुअल डेफिनेशन आपके सामने आएगी। रोमांटिक्स ऑफन कॉल्ड नेचर पोएट्स, प्राय उनको प्राकृतिक कवि कहा जाता है, इन हिंदी छायावादी। बट दैट टर्म इज मिसलीडिंग, गलत है, आपको भटका रही है। दे प्राइज्ड एक्सपीरियंस, ब्यूटी एंड द मेजेस्टी ऑफ नेचर, टू whom नेचर नॉट हॉस्टाइल बट मिस्टीरियस। प्रकृति काफ़ी रहस्यवादी है, ये हम भी नोट करते हैं, कब तूफान आ जाते हैं और कब क्या। मौसम विभाग भी फेल हो जाता है इस बात को एक्सप्लेन करने में। थॉट द ह्यूमन माइंड एंड नेचर एक्ट ऑन ईच अदर, ऐसा हमारी ये स्लाइड कह रही है। क्या रोमांटिसिज्म के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता दिया था, रोमांटिक काव्य की विशेषताएं भी बता दी थी। अब हम बात करेंगे रोमांटिक एलिमेंट्स इन एलिजी। तो इसके बारे में देखते हुए अब हम देखेंगे, वी हैव स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, दैट ग्रे वाज ए रोमांटिक विदाउट नोइंग इट, अर्थात प्री रोमांटिक पोएट। ही वॉज एजुकेटेड इन द ट्रांजिशन या ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल एज में उसका काम किया, उसने लेखक रहा वो। बट ही गेव ए डायरेक्शन टू पोइट्री, लेकिन फिर भी उसने काव्य को एक नया दिशा निर्देश प्रदान किया, विच मेक हिम डिफरेंट। और यही बात है कि उसको अलग कवि बनाती है, थोड़ा और कवियों से भिन्न कवि बनाती है। वी फाइंड ए न्यू सेंसिबिलिटी इन ग्रेज पोइट्री। ग्रे के काव्य में हमें एक नई संवेदनशीलता दिखाई देती है। इन हिज एलिजी के अंदर ही अपीयर्स ए डिफेंडर ऑफ द कॉज ऑफ द कॉमन मैन। सामान्य व्यक्ति का डिफेंड करने वाला, उसको बचाने वाला, उसकी सुरक्षा करने वाला, पक्ष लेने वाला दिखाई दे रहा है। इन हिज एलिजी ही अपीयर्स ए डिफेंडर, जैसा हम देख रहे हैं, ही टेक्स द साइड ऑफ द पुअर, गरीबों का पक्ष लेता है, डिप्राइव्ड वंचित लोगों का लेता है, डाउन ट्रोडन दमित लोगों का साथ देता है, ग्लोरीफाइज देम, उनको गौरवान्वित करता है, बाय कॉलिंग देम विलेज हेम्डन, उनको विलेज हेम्डन कहकर या बताकर या पुकार कर। म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन कहता है उनको, एंड कॉर्नवेल गिल्टलेस ऑफ द कंट्रीज ब्लड, उन्हीं गांव वालों को कॉर्नब्लेस के समानार्थी बताता है। ही मेक्स वर्च्यू ऑफ देयर पॉवर्टी एंड प्रेजेंट्स द विलेजर्स एज सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए, बहुत बड़ी बात है, उसने गरीबी जो है उसको एक गुण बताया है और गांव वालों को मानवता के एक श्रेष्ठ, गरीब मानव को श्रेष्ठ मानवता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है इस कविता में। सिंसियरिटी, निष्कपटता बताई है इन गरीब लोगों में।
ट्रुथफुलनेस, सच्चाई होती है इनमें, एंड वर्च्यू, और ये गरीब लोग जो हैं वो गुणात्मक होते हैं, इनमें बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, गुण होते हैं। दीज विलेजर्स आर प्रेजेंटेड एज एन आइडियल, इन गांव वालों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। द पीपुल हु केप्ट देमसेल्व्स अवे, द पीपुल who kept themselves away from the useless common petition of the town। कवि कहता है कि गांव वाले वो लोग हैं जो शहरी तुच्छ बातों से दूर रहते हैं, एंड स्पेंड देयर कूल स्क्वेयर्ड लाइफ, और अपना एक शांत लहजे में जीवन जीते रहते हैं, नॉइजलेस टेनर में, कोई शोर शराबा नहीं। थ्रो देम द पोएट कंडेमिंग, उनके माध्यम से जो है कवि निंदा कर रहा है। लग्जरी एंड प्राइड, विलासता और गर्व की। फ्लैटरी एंड सेमलेसनेस, चापलूसी और निर्लज्जता की। बाय प्रेजेंटिंग द सीन्स ऑफ पीसफुल एंड क्वाइट कंट्री लाइफ। देखिए, हमने देखा कि उसने बहुत ही शांतपूर्ण देहाती जीवन को प्रस्तुत किया है, और ऐसा करके ही इज़ प्रेजेंटिंग ए पिक्चर ऑफ सोसाइटी, वो एक समाज के चित्र को प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने। दे कुड बी कंपेयर्ड विद एनी ऑफ वर्ड्सवर्थ मेडिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ रूरल वर्ल्ड। देखिए, जब उसने ऐसा किया है तो उसकी इस भावना की तुलना, उसके इस कार्य की तुलना वर्ड्सवर्थ के चिंतनशील ग्रामीण क्षेत्र की जो उसने प्रेजेंटेशन दी है उससे हम उसकी तुलना कर सकते हैं। ल्यूसी कुड फाइंड ए पीसफुल सेजोन हियर, वर्ड्सवर्थ के काव्य में वर्ड्सवर्थ कुड हैव अप्रूव्ड मेडिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ incense breathing morn, swallow twittering and the echoing born of the hunters. Some of the best description of Wordsworth's prelude dwell at length upon such scenes। कहने का मतलब है कि वर्ड्सवर्थ की बहुत सारे दृश्य हम इसमें देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें इसने वर्ड्सवर्थ के साथ भी इसने तुलना कर दी है। अब जब वर्ड्सवर्थ की तुलना हो गई है, देखिए तो कह रहा है, बेलिडा इस बात से अत्यंत दुखी है कि वह सदैव अपरिचित या अंधेरे में रहेगी, जैसा कि गुलाब। देखिए, वो बेलिडा की बात वर्ड्सवर्थ कर रहा है, और गुलाब की बात देखिए कौन करता है, वर्ड्सवर्थ। जैसे कि गुलाब रेगिस्तान में खिलकर समाप्त हो जाती है। गुलाब देखा, जब रेगिस्तान में खिलेगा तो ना तो उसे कोई देखेगा और ना उसकी सुगंध कोई ले पाएगा। पोप की कविता के चौथे सर्ग की इन पंक्तियों का स्पष्ट प्रभाव ग्रे की कविता में देखने को मिलता है। देखिए कौन सी लाइन है, फुल मैनी ए फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। इस प्रकार से कविता में टॉमसन की कविता विंटर का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। ग्रे ने अपनी कविता में उस दृश्य का चित्रण किया है जिसमें कि गृहिणियां आंच के सहारे बैठे अपने पतियों की प्रतीक्षा करती हैं तथा बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, अपने पिताजी के लौटने का इंतजार करते हैं। There is another significant point, एक और महत्वपूर्ण तत्व है। We would like to repeat here, जिसको हम दोबारा बताना चाहेंगे। Gray's poem give the feeling of melancholy and elegiac tone। ध्यान दीजिए, इसकी जो पोएम है वो विषादपूर्ण और दुखद भाव हमारे अंदर पैदा करती है। There is a prevailing mood of silence and sadness।
कविता के अंदर बिल्कुल शांत एकदम और दुखपूर्ण मन स्थिति व्याप्त है। द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, देखिए जिन चीज़ों को कवि ने चुना है कविता में और लिखा है, द आइवी मेंटल टावर, द ट्विस्टेड बीच ट्री, द ओल्ड टावर, द ruined church, the neglected graves, the moping owl, the beetle's droning flight, all create a typical sensibility। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का या विचित्र प्रकार के भाव उत्पन्न करने वाले हैं। दुखद, शांत। There is a prevailing atmosphere of sadness, negligence, tiredness, quiet and stillness, fantastic and quaint। ये जो चीज़ें हमारे अंदर देखिए कैसे वातावरण पैदा कर रही हैं। सारे वातावरण में दुख है, उपेक्षा का भाव है, थकावट है, शांति है, एकदम कभी फिर कहता है फैंटास्टिक एंड क्वेंट, बड़े विचित्र हैं। दैट वन में कंपेयर द प्रिवेलिंग मूड, और हम इस व्याप्त मूड की तुलना कर सकते हैं विद कॉलरिज मिस्टिकल पोयम, कॉलरिज की रहस्यात्मक कविताओं से। सो डेस्पाइट ग्रेज प्रोफेशन ऑफ क्लासिकल आइडियल, इसके बावजूद कि जो ग्रे हैं वो क्लासिकल आदर्श रहे हैं, वी ऑलवेज फील ए चेंज इन सेंसिबिलिटी, ए टेंडेंसी टुवर्ड्स फॉलोइंग ए डिफरेंट डायरेक्शन, ए लव फॉर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक एंड क्वेंट। इन चीज़ों के प्रति, हालांकि वो क्लासिकल था, मास्टर था वो, लेकिन उसके बाद भी उसके काव्य में हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थर्ड पॉइंट वी विल लाइक टू एम्फेसाइज इज द, अब तीसरी बात जो हम बताना चाहेंगे इस संदर्भ में वो है इज द एटीट्यूड, वो दृष्टिकोण वेरी ऑफन इन हिज पोएम्स। प्राय ये एटीट्यूड उसके काव्य में प्राय दिखाई दे जाता है। ग्रे मेक्स स्टेटमेंट्स अबाउट पोएट्स एंड द नेचर ऑफ पोएट्री, प्राय ये कथन करता है, वाक्य देता है कवियों के बारे में और नेचर काव्य के बारे में। वॉट ग्रे इज़ प्रेजेंटिंग इज़ डिफरेंट इन फॉर्म एंड स्पिरिट, जो कुछ ग्रे ने प्रस्तुत किया है वो थोड़ा सा फॉर्म में और स्पिरिट में थोड़ा सा भिन्न है। द 18th सेंचुरी पोएट वाज, 18वीं शताब्दी के जो कवि थे, बाय एंड लार्ज ए मैन ऑफ सोसाइटी, अधिकांशतः वो सोसाइटी समाज में रहने वाले व्यक्ति थे। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ हिज पिक्यूलियर पोजिशन इन द वर्ल्ड ही लिव्ड, और ग्रे जो था जिस संसार में रहता था उस संसार की एक विशिष्ट स्थिति के प्रति बहुत जागरूक था। द पोएट इन ग्रेज एलिजी इज़ ए लोनली मैन, अब देखिए हमने देखा कि वो बिल्कुल एकाकी है। ही लीव्स द टाउन अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी ही सुबह अपना शहर छोड़ता है, एंड स्पेंड्स द होल डे ऑन द अप हिल आइदर लाइंग एट लेंथ इन द शेडी ग्रोव्स, सुबह चला जाता है, पहाड़ियों पर जाता है, अकेला जाके कुंजों की छाया में लेटता है, एंगेजिंग एट द ब्रुक, और जा कर के झरनों को देखता है। ही केयर्स लिटिल फॉर नेम एंड फेम, और देखिए अपने नाम और प्रसिद्धि की बहुत परवाह करता है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, मेलनकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, यानी उसके विषाद तो बहुत छाया हुआ था। ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड, उसने कहा उसके अंदर दया का भाव था, करुणा का भाव था। ए टीयर ही गेन, और जो भी दुखी हुआ करता था उसको वो उसके ऊपर वो उदारता बरसता था, दिखाता था, दया दिखाता था। और इसके बदले में ही गेन्ड फ्रॉम हेवन इट वॉज ऑल ही विश्ड ए फ्रेंड, और इन सब के बदले में जैसी कि उसकी इच्छा थी उसको एक ईश्वर के रूप में सच्चा मित्र मिल गया। इट इज़ दिस कॉन्सेप्ट अबाउट पोइट्री, ये पोइट्री का जो सिद्धांत है विच क्लब्स ग्रे विद द 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म, यही वो ट्रेट है जो ग्रे को 19वीं शताब्दी के कवियों से जोड़ता है। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज दैट
बड़ी विचित्र बात है कि व्हेन वर्ड्सवर्थ वांटेड टू क्रिटिसाइज द पोएटिक डिक्शन ऑफ 18th सेंचुरी, जबकि वर्ड्सवर्थ जो है वो 18वीं शताब्दी के काव्य की आलोचना करना चाहता है और वो उसकी खूब आलोचना करता भी है, चाहता ही नहीं करता भी है। ही चूज ग्रेज सोनेट, और इसके लिए उसने ग्रे की एक सोनेट को चुना ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, जो उसने लिखी थी रिचर्ड वेस्ट, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके डेथ पर एज एन एग्जाम्पल। वर्ड्सवर्थ कुड हैव चूजन बेटर एग्जाम्पल्स, इससे अधिक उदाहरण भी चुन सकता था, बिकॉज क्योंकि ग्रे इन मैनी वेज, ग्रे कई तरीके से वाज ए क्लोज किन टू वर्ड्सवर्थ, वो कई तरीके से वर्ड्सवर्थ का रिश्तेदार भी था। However, the elegy was so popular, इतनी प्रसिद्ध हो गई, that no poet did ever think of criticizing it, कि कभी भी किसी भी कवि ने इस कविता की आलोचना करने की सोच भी नहीं सकते। अब यदि हम आपको बात बताएं कि रोमांटिक शब्द मुख्य रूप से तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, शेली और बायरन की कविताओं के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में लिखे गए साहित्य के लिए किया गया है। रोमांटिक काव्य की व्याख्या करना अपने आप में कोई सरल कार्य तो नहीं है बेटा। इसका कारण यह है कि इस शब्द की व्याख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस दृष्टिकोण एवं पक्ष से उस शब्द की व्याख्या करते हैं। कुछ विशेषताएं इस आंदोलन की भांति या आंदोलन की मानी जाती रही हैं, जो मैंने आपको कल बताई थी। इसके अतिरिक्त इसके भी कई कारण हैं। जैसे एक क्रिटिक हैं, वो रोमांटिक आंदोलन की विषय वस्तु, स्वरूप एवं शैली में उसके नएपन को महत्व देते हैं। इस आंदोलन के लेखक इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि सबके लिए कोई निरंतर परंपरा है या नहीं। लिरिकल बैलेड्स के दूसरे संस्करण में वर्ड्सवर्थ ने अपने से पूर्व शताब्दी की शैली की बहुत निंदा करी थी, बहुत भर्त्सना की थी, तथा उसके बदले उन्होंने सामान्य जन के बारे में सामान्य व्यक्ति की भाषा में कविता लिखने का प्रयास और आह्वान किया था। उन्होंने गंभीर विषयों पर सामान्य भाषा में कविताएं लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने। ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, शेली जैसे कवियों ने कवि को भविष्य दृष्टा एवं आदर्शवादी माना है। अब यदि हम रोमांटिक कवियों के मत की बात करें तो उनका कहना था कि अच्छी कविता मानव की भावनाओं का वर्णन करने का प्रयास करती है। अच्छी कविता जो है वो मानव की भावनाओं से रिलेटेड है। कविता कौशल की वस्तु ना होकर स्वतः स्फूर्त है। कविता के लिए हमें किसी प्रकार की योग्यता क्या, ये तो स्वयं उपजती है, हृदय से उपजती है। क्योंकि वर्ड्सवर्थ की जो डेफिनेशन की पोएम की जो पोएट्री की डेफिनेशन है वो भी मैंने कहा है, बताइए आपको कई बार। द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना है और उनका कहना है वर्ड्सवर्थ का। तो देख लीजिए कि सामान्य जन की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छी कविता वही होती है जो भावनाओं से ओतप्रोत होती है। उसके लिए कौशल की वस्तु नहीं है कविता। इसमें अप्राकृतिक नियमों तथा परंपराओं का अनुकरण नहीं किया जाता है। कविता के अंदर इमिटेशन जो है उसको वो मानता है, लेकिन कौन सी इमिटेशन? अप्राकृतिक परंपराएं और नियमों का अनुकरण नहीं करना है। यदि कविता उसी तरह से नहीं पनपती जिस प्रकार पेड़ पर पत्ते आते हैं, ध्यान दीजिए, यदि कविता हमारे हृदय से उस तरीके से नहीं निकलती, यानी सहजता से नहीं निकलती, यानी अपने आप नहीं निकलती है,
मेटाफोरिक रूप में कह रहा है जैसे पेड़ से पत्ते नहीं निकलते हैं तो इसका होना या न होना कविता का कोई अर्थ नहीं रखता है, ऐसा मानना था रोमांटिक कवियों का। और इस प्रकार के विचार कीट्स के भी थे। तो मैंने आपको ये विशेषताएं पहले भी बताई थी और एक बार फिर हमने हिंदी में इनको रिपीट कर दिया है। और इसी के साथ हमारी ये एलिजी जो है बेटा वो